हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट एस्पेक्ट्स पे। ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2 है और ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली आरएएस प्री और आरएएस मेंस के लिए। फर्स्ट, कल हम बात कर रहे थे डीएनए के लिए। डीएनए के जो 4 नाइट्रोजन बेस्ड क्षार थे उनके नाम में पिरिडीमिन को लेकर के कन्फ्यूजन था। आई एम सॉरी फॉर दैट, देयर इज अ करेक्शन। पिरिडीमिन के प्रकार 2 होते हैं, साइटोसिन और थायोमीन। पिरिडीमिन के 2 प्रकार हैं, साइटोसिन और थायोमीन। और मैंने बताया था कि साइटोसिन की जगह पिरिडीमिन को रिप्लेस कर दिया था। बेसिकली वो उसी का एक सब टाइप है। सो नाउ कमिंग बैक टू जीन थेरेपी से कौन कौन सी बीमारियों के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये इन 4 बीमारियों के नाम हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में लिखे हुए हैं। आज कुछ स्लाइड्स मैंने एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस के जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसमें से भी ली हैं, सो दैट हम मल्टी डायमेंशनल इसको कवर कर पाएँ और इतना पढ़ें कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी सवाल आ जाए हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ये 4 बीमारियां हैं जिनका इलाज के लिए लिखा हुआ है कि जीन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, पार्किंसन डिजीज़ और एडीए के बारे में हमने कल बात कर ली थी। बाकी जो ऊपर वाले सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसीमिया और पार्किंसन ये भी जेनेटिक बीमारियां हैं। मोटे मोटे तौर पर देखें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर लंग्स के आसपास म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। पार्किंसन वो डिजीज जो जनरली लेट एज में यानी बुढ़ापे में होती है, लोगों के हाथ कांपने लग जाते हैं, वो भूलने की आदत हो जाती है उनको, इवन उनको अपने डेली मोशंस भी याद नहीं रहते हैं। ये उससे रिलेटेड बीमारी है। तो इन सब के लिए जेनेटिक थेरेपी काम में ली जा रही है। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे चीज़ हैं जैसे कि एडिबल ये एक नया फैक्ट मुझे नज़र आया एनसीईआरटी ग्रेड 11 की बुक में, जिसमें लिखा हुआ था कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो हमने बहुत टाइप की वैक्सीन सुनी है। नाक से सूंघने वाली वैक्सीन भी थी, इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करने वाली वैक्सीन भी थी। लेकिन क्या हम जीन थेरेपी या बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रकार से कर पाएँ कि हम एक फ्रूट खाएं और उस फ्रूट के द्वारा हमारी बॉडी में वो एंटीजन चला जाए, एंटीजन प्रोटीन चला जाए और हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ले? तो हाँ, इस पे भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। उनको बोलते हैं एडिबल वैक्सीन्स और एडिबल प्लांट बेस्ड वैक्सीन्स। इसमें प्लांट का वो हिस्सा जो खाया जा सकता है, जनरली किसी का फ्रूट, किसी का फूल, किसी का कंद यानी किसी की स्टेम, किसी का मूल, तो उन सब में कोशिश की जा रही है कि उन एंटीजेंस को डाला जाए और हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनोजेनिक रिएक्शन करे और इम्यूनिटी डेवलप कर ले। इसके में अभी तक सफलता किस चीज़ में मिली? सफलता मिली है आलू में। आलू बेस्ड वैक्सीन्स मीजल्स के लिए, कोलेरा के लिए और नॉरफॉल्क के लिए आ चुकी हैं। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, कीटाणु या पैथोजन जो हैं, जो बीमारियाँ क्रिएट करते हैं, उनके एंटीजेनिक प्रोटीन्स को प्लांट्स के अंदर डालने से एडिबल प्लांट बेस्ड वैक्सीन्स बनती हैं। ये अभी अंडर ट्रायल हैं, लेकिन ये इन 3 में सफलता मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये ग्रेड 11 के चैप्टर में से, एनसीईआरटी के चैप्टर में से एक स्लाइड ली हुई है, इनफैक्ट स्क्रीन ली हुई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है इसको कॉइन किसने किया। वैसे बायोटेक्नोलॉजी हम सब के जीवन का हिस्सा सदियों से रहा है, लेकिन इस टर्म को कॉइन किया कार्ल एरिके ने। ये उनका पिक्चर है। फिर जो हम कल बात कर रहे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के सीक्वेंस स्टेप्स, ये यहाँ उसके स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो जो प्रोटीन हमें चाहिए। दूसरा, उस प्रोटीन में से आइसोलेशन ऑफ द जीन फॉर द प्रोटीन इन इंटरेस्ट ऑफ जीनोम, यानी उसमें से जीन को छांटिए, उस जीन को एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट कीजिए और उस वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर डाल दीजिए और उस होस्ट सेल की बहुत सारी कॉपीज़ बना लीजिए। हमने शायद इन्हीं लाइंस पे कल बात की थी, पर ये मुझे एक डायग्राम सुंदर लगा। मुझे लगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि यदि इस प्रकार के स्टेप्स के लिए कोई पूछने के लिए आ जाए तो हमें इन जनरल उन्हीं डायग्राम्स को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एनसीईआरटी रेफर करती है। क्योंकि अब राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है कि हम एनसीईआरटी सिलेबस को ही राजस्थान में भी अपनाएंगे, तो मोर और लेस कंटेंट सेम रहने वाला है। नेक्स्ट, हमने बहुत टाइप की बायोटेक्नोलॉजीज़ की बात की थी, लेकिन उनके जो प्रकार एनसीईआरटी में मेंशन है वो है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी यानी नीली बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन, रेड और वाइट। ये इनके एग्जांपल्स हैं। मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर मरीन एंड फ्रेश वाटर। ब्लू का मतलब होता है, हम जब भी सोचते हैं ब्लू या तो आसमान दिखता है या हमें समंदर दिखता है, तो समंदर से रिलेटेड जो कुछ भी होगा। तो मरीन का मतलब होता है समंदर से रिलेटेड, और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी हो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी होगी। फिर ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स, जैसे ग्रीन का कलर दिमाग में आते ही या तो फॉरेस्ट आते हैं या प्लांट्स आते हैं या क्रॉप्स आती हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्लांट्स टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी,
क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। फिर है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड का ध्यान में आता ही तो खून याद आता है या कोई मीट याद आता है, तो इसमें क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। इन सब के लिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि हमें ये याद आता है, ये एनिमल बेस्ड है, मैक्सिमम जो है इनमें से एनिमल इनका वो है रॉ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं, हम इको फ्रेंडली मैनर में वैल्यूएबल केमिकल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी हम यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेंगे। तो ये 4 नाम एनसीईआरटी की बुक में थे इसलिए मैंने लिया। इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको आप किसी और बुक से रेफर कर सकते हैं। यहाँ हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इन रेफरेंस टू वॉट एवर इज़ अवेलेबल इन एनसीईआरटीज़। नेक्स्ट इज, कल हमने बात की थी कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ेंगे, तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं, इनफैक्ट 5, जिनमें से हमने बीटी कॉटन को पढ़ लिया था, हमने ह्यूमेलिन को भी बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, हमने बीटी ब्रिंजल को भी पढ़ लिया था। 2 चीज़ें रह गई थी, एक तो डॉली शीप। डॉली शीप पे 2016 में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत अच्छा डिटेल क्वेश्चन था। फिर भी डॉली शीप के बारे में लिखा हुआ है कि 5 जुलाई 1996 को बॉर्न हुई और 14 फरवरी 2003 में इसकी डेथ हो चुकी थी। ये पहला मैमल था जो कि क्लोनिंग से बना था और ये बिकॉज ऑफ लंग डिजीज़ मर गई थी। तो ये इसके 3 फैक्ट्स हैं, जो ये स्क्रीनशॉट मैंने एज इट इज़ एनसीईआरटी से लिया, आप बैकग्राउंड में देख भी पा रहे होंगे, उसका एक वाटरमार्क चल रहा है। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा इसको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट भी है और डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, जो हाइट में बौने रह जाते हैं, उनके लिए भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का आविष्कार कर लिया गया है ये, और काफ़ी टाइम से है। इसको करने के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ह्यूमन का GH जीन को आइसोलेट कर करके, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, हमें पता है ये हार्मोन सारे के सारे, और उसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया गया। ई कोलाई ने मानव जीवन के लिए, यदि ये पोल्यूशन के फॉर्मेट में हो तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन जेनेटिक या बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में ई कोलाई बैक्टीरिया ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट इज CRISPR-Cas9। कई बार सुनने में आता है CRISPR-Cas9 क्या है। ये अब इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में जो रसायन के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिले वो इन 2 महिलाओं को मिले। एक का नाम है एक का नाम ये है इमैनुअल चारपेटियर और एक है अमेरिका की जेनिफर ए डोडेना। इन दोनों को नोबेल मिला है। हो सकता है इस बार इसमें प्री में इससे रिलेटेड सवाल आ जाए। बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक ऐसी सटीक टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया जिससे आप जहाँ चाहें वहाँ आप DNA को काटें। तो ये इसका CRISPR का फुल नेम है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स, और Cas9 अपने आप में एक एंजाइम है। Cas9 का फुल फॉर्म है CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। तो सिर्फ ये याद रखना है कि Cas9 काटेगा और CRISPR वो मतलब रिपीट, यानी जो हमारे DNA की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है कि ये यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है, तो यानी परफेक्ट जगह पे काटिए और उसकी जगह रिप्लेस करिए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया इन्होंने। इस तरह इसके माध्यम से चिकित्सकीय रूप से बीमारी पैदा करने वाले जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है या आनुवांशिक उत्परिवर्तन को सही कर सकते हैं, यानी किसी में डिसऑर्डर उसको ठीक कर सकते हैं। CRISPR जीन एडिटिंग जेनेटिक हेरफेर के लिए एक टूल बॉक्स प्रदान करती है, यानी इट इज़ एन अंडरलाइंग टूल बॉक्स। ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, ये समाधान नहीं है। ये समाधान तो मतलब रिसर्चर्स को ढूंढना होगा कि कौन सा जीन इनेबल करना है या डिसेबल करना है, लेकिन ये उसके लिए टूल बॉक्स दे रही है। अब DNA को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेम रिपीट बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसी से बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट और आता है 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा बून का काम किया, यानी आशीर्वाद का तरह से काम किया है। आज के दिन पेरेंटहुड जो है वो एक चैलेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं IVF जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जब हम IVF की बात करते हैं तो यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर से बाहर लेबोरेटरीज़ में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन। ये जो थेरेपी है ये IVF का ही एक सब टाइप है। इसमें करते क्या हैं, ये मान लीजिए एक मदर है जिसका जो DNA म्यूटेंट एम्प्टी DNA है, जिसका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, जिसका एबनॉर्मल है, लेकिन इनको मदर बनना है। तो इनके केस में जो गड़बड़ बात है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया एबनॉर्मल है, क्यों ना ऐसा काम करें कि जो इनका ये DNA है जो कि जेनेटिक है, यानी जो
फॉर द बेबीज़ ग्रोथ और उसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लें और इसको मैटरनल न्यूक्लियर जीनोम को हम रिप्लेस कर दें एक हेल्दी या नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये नॉर्मल या माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलेगा? एक हेल्दी फीमेल एग डोनर से ले लिया जाएगा, उसके अंदर इसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखिएगा, ये हमें यहाँ रिप्लेस करना है और यहाँ जो ऑलरेडी था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। फिर इस प्रकार से जो प्राप्त अंडाणु है यानी जो एग है उसको फर्टिलाइज कर लेते हैं और इस प्रकार से एक नया बेबी उत्पन्न होता है जिसके लिए 3 पेरेंट्स हैं, 2 माँ 1 फादर। तो इस प्रकार उत्पन्न संतान में जैविक माता पिता के नाभिकीय डीएनए के साथ साथ दाता या डोनर की महिला का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी उपस्थित होता है। इसके कारण बच्चे को 3 पेरेंट बेबी कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोफ्यूल्स। हम बात कर रहे थे कल कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को, तो बायोफ्यूल वैसे ही एक एप्लीकेशन है। इसमें करते क्या हैं, बायोइथेनॉल बनाते हैं चीनी या स्टार्च के किण्वन से, बायोब्यूटेनॉल बनाते हैं जो कि पेट्रोल या गैसोलीन का रिप्लेसमेंट है और यूएसए में खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से बायोडीजल, इस पर तो भारत में भी बहुत रिसर्च चल रही है। फिर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या काम कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें ये कर सकता है कि बायोमार्कर्स यानी जैव चिन्हक जो प्रदूषक को इंगित कर देते हैं। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में जिसमें वो कहते हैं कि लक्स जीन नाम का एक जीन है जो कि यदि ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए तो ये आसानी से बता सकता है कि मरकरी कितना पोल्यूशन है पर्टिकुलर पानी में या उस एरिया में मरकरी का, तो उसको इंडिकेट कर देता है, इसीलिए इसको कहा बायोमार्कर। नेक्स्ट इज बायो रेमिडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर हो सकता है आरएस मेंस में भी 5 नंबर का सवाल आ जाए, 2 का आ जाए। बायो रेमिडिएशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम जानते हैं कि कई 100 सालों तक नहीं गलता है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता रहता है। तो क्यों ना हम ऐसे एंजाइम्स का आविष्कार करें जो प्लास्टिक जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में या छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ दे, ऐसे में तोड़ दे जो कि बाद में बायोडिग्रेड हो पाएँ। तो बायो रेमिडिएशन उसी का एक प्रकार है जिसमें करते क्या है, बायो रेमिडिएशन हिंदी में जैविक उपचार कहते हैं, हानिकारक तत्वों को सरल तत्वों में तोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया डेवलप किया गया, ये भारत में ही हुआ। फिर ऑयल स्पिल्स के लिए आईआईटी मद्रास ने भी एक काम किया। ऑयल स्पिल का मतलब होता है जैसे बड़े बड़े समुद्र ऑयल वाहक यानी तेल वाहक जहाज जो होते हैं वो यदि उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी में हैपनिंग हो जाए तो उनमें जो तेल है वो समुद्र की सतह पर फैल जाता है और उसकी वजह से जलीय जंतु भी मर जाते हैं और उसकी पारिस्थितिकी को बहुत नुकसान होता है, यानी उसके एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक नया बैक्टीरिया का डेवलपमेंट किया जो कि ऑयल स्पिल को कम कर सकता है, सोख सकता है या उनको अहानिकारक सब्सटेंसेस में तोड़ सकता है। नेक्स्ट इज हमने बहुत सुना था जब कलाम साहब थे कि डीआरडीओ ने एक ऐसा वो बनाया है, माइक्रोब बनाया है या ऐसे टॉयलेट्स का आविष्कार किया है जिनमें जो ह्यूमन फीसेस हैं वो बिल्कुल वो जो बैक्टीरिया है उनको कंज्यूम कर लेते हैं और वो बचते ही नहीं हैं, यानी उनकी एक तरह से क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बायो टॉयलेट्स भी जो है ना अपने आप में बायो रेमिडिएशन का ही एग्जाम्पल है। फिर हम ऐसे पेड़ों का भी आविष्कार कर रहे हैं जो कि सॉइल से लेड या मरकरी या कैडमियम जैसे हानिकारक सब्सटेंसेस को सोख लें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में उन्होंने सुना होगा कि छोटे बच्चे को डॉक्टर जब माँ का दूध अवेलेबल नहीं होता तो कहता है कि लैक्टोजन घोल के पिलाओ, गाय का दूध सीधा मत पिलाना, या इनफैक्ट कई बार कहते हैं कि बकरी का दूध भी मत पिलाना क्योंकि ना डाइजेस्ट होगा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि गाय ने जो दूध बनाया वो अपने बेबी के लिए बनाया, काफ के लिए बनाया, बछड़े के लिए बनाया, इंसान के लिए तो नहीं बनाया। सिमिलरली बकरी का दूध जो बकरी के बच्चे के लिए मोर सूटेबल है क्योंकि एक नेचुरल विधि है। लेकिन यदि गाय के दूध को हमें इंसान के लिए सूटेबल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इंसान के दूध में यानी माँ के दूध में जो प्रोटीन है, जीन है, उसको गाय के डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाए और फिर गाय जो दूध दे वो ह्यूमन बेबी के लिए अच्छा हो, ऐसी कोशिश की गई थी और जो सफल भी रही। तो 1997 में रोजी काउ नाम की एक गाय बनाई गई। यह एक पहली ट्रांसजेनिक काउ थी यानी गाय थी जो न्यूजीलैंड में डेवलप की गई। मैंने इसके लिए बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ बनाएगी, तो मुझे रोजी काउ द होम ऑफ न्यूजीलैंड नाम से ही मिला, दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग हियर। नेक्स्ट इज बच्चों के लिए साधारण गाय के दूध की अपेक्षा इसका दूध अधिक बेहतर क्लेम्ड है। मैं नहीं कह रही अच्छा है बुरा है, ये क्लेम्ड है ऐसा बता रही हूँ क्योंकि इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूमिन है। बेसिकली ये अल्फा लैक्टोब्यूमिन है क्या, जीन का भी नाम है और एक प्रोटीन का भी नाम है।
इस जीन को यदि डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाए तो इसकी वजह से इफेक्ट ये होता है कि ऐसे मेमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो दूध है उसके अंदर ये प्रोटीन मिलता है। इट हैज़ बोथ, इस नाम से दोनों जीन और प्रोटीन दोनों अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज जो ये गाय दूध देती है उसके प्रति 1 लीटर के अंदर करीब 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही जैसे कि डॉली शीप थी। अगर डॉली शीप पे 2016 में सवाल आ सकता है तो रोजी काऊ पे 2021 में आ सकता है। इसलिए फिर ये बात कि हम जेनेटिक एडिटिंग या बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते क्यों हैं, तो ये समझने के लिए कि जीन्स किस प्रकार से हमारे आकार, व्यवहार और क्रियाविधि यानी किस प्रकार से हमारे शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फंक्शंस को प्रभावित करते हैं। फिर अगर हमें किसी बीमारी का अध्ययन करना हो कि इस बीमारी का पर्टिकुलर रीज़न क्या है, तो उसके लिए भी हमें जीन एडिटिंग या बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च करनी होगी। फिर हम ऐसे जैविक उत्पाद बना पाएँ, जैसे दूध की ज़रूरत है तो हमने रोजी काऊ बनाई, हमें फ्लैश की या मीट की ज़रूरत हो तो कोई और सब्सटेंस बना लिया जाए, कोई और एनिमल में चेंजेस कर लिए जाएं। जनरली पिग्स में से चेंजेस किए जाते हैं। फिर जैसे अभी हमने देखा कोविड के चक्कर में वैक्सीन आई तो वैक्सीन ने बहुत सारे ट्रायल्स को भी स्किप किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इमीडिएटली कोई वैक्सीन आए। तो अगर सफिशिएंट टाइम हो तो वैक्सीन की जांच करने के लिए भी ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल्स की जांच, यानी उनकी टॉक्सिसिटी, यानी उनमें कितना जहर है, क्या प्रभाव है, उनकी जांच भी जनरली सबसे पहले एनिमल्स पे की जाती है। और यदि हम ये फैक्टर देखना चाहें कि ह्यूमंस पे कैसा प्रभाव होगा, तो हो सकता है कि ह्यूमन के जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं वो जीन्स उनमें डाल दिए जाएँ। तो ये कारण है कि क्यों हम जीन एडिटिंग करते हैं या हम इस प्रकार के एनिमल्स को डेवलप करते हैं। अगला, भारत में बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, क्या प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले प्रयास किए गए थे उनमें से ये पहला तो था सीरम इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया लेट 1960s में, और यही लिखी हुई है, मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है, अदरवाइज आई कुड हैव सर्च्ड ऑनलाइन एंड टॉट यू कि इसकी एग्जैक्ट ईयर क्या है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है लेट 1960s। फिर दूसरा लिखा है बायोकॉन 1978 में इस्टेब्लिश की गई। इसको इस्टेब्लिश करने वाली मैम का नाम है किरण मजूमदार शॉ, अ वंडरफुल लेडी। इनकी कंपनी का नाम है बायोटीक और ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है NBTB, ये है राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का गठन किया गया 1982 में, जिसको लेटर ऑन एनहेंस कर दिया गया DBT में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 1986 में। फिर भारत बायोटेक के बारे में लिखा हुआ है कि भारत बायोटेक ने एक रोटावैक नाम की एक वैक्सीन बनाई जो कि रोटा वायरस डायरिया को कंट्रोल कर सकती है। बाद में इट इज़ एन एडिशनल फैक्ट कि रोटावैक को WHO ने भी परमिशन दे दी थी। फिर भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का? रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन का, DPT की वैक्सीन का और मीजल्स की वैक्सीन का। मीजल्स मतलब खसरा। फिर मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की कि हो सकता है DPT की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो DPT की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। पर्ट्यूसिस को हिंदी में काली खांसी कहते हैं, अदरवाइज इनके नाम वही डिप्थीरिया और टिटेनस ही हैं। फिर MMR का इंजेक्शन भी भारत में खूब बनता है और इसका नाम है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट या इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि एब्जॉर्ब लिक्विड HDC रेबीज वैक्सीन इकलौती या विश्व की पहली सीरम ने बनाई। अभी इतना इसका आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड लेंदी नेम। अगर ये आएगा तो सवाल प्री में आएगा, अगर प्री में आता है तो आप सिर्फ याद रख लीजिएगा HDC रेबीज वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई। फिर एक चीज़ और दी हुई है कि GM राइस, कल हमने बात की थी कि ना बहुत सारी फसलें भी हैं, तो उनमें हमने गोल्डन राइस की बात की थी। NCERT में लिखा हुआ है GM राइस का भी आविष्कार किया गया और GM राइस का नाम है सांबा माहसूरी, दिस इज़ द नेम। ये करता क्या है? ये ब्लाइट रेजिस्टेंट है, फ्लड, ड्रॉट और सॉल्ट रेजिस्ट, यानी पानी ज़्यादा हो, कम हो, नमकीन पानी हो, सभी में हो जाती है ये किस्म। फिर गोल्डन राइस के लिए कल हमने बात की थी, हमने कहा था कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है, यानी विटामिन ए किसके कारण बनता है? वो बीटा कैरोटीन के कारण बनता है और ये गोल्डन राइस जो है वो बीटा कैरोटीन कंटेन करता है। अब बीटा कैरोटीन का इस गोल्डन राइस का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उन देशों के अंदर जहाँ विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारे रोग हैं, और स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन के लिए जहाँ काम किया जा रहा है, दैट इज़ अफ्रीका। फिर ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको नेक्स्ट, यदि आप RS प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी छोड़ दीजिए और स्किप कर जाइए। ये आपके प्री में नहीं आएगा, मेंस में आ सकता है।
प्री में क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें हैं, फैक्ट्स नहीं हैं। एंड मैं हर मामले में ट्रूथफुल रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी का भी कभी भी कोई नुकसान मेरे हाथों ना पाए। तो अगली आपके 5 मिनट भी वेस्ट होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो लेट्स गो नेक्स्ट। ये हैं एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ये होता क्या है? बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या नैतिक परेशानियां हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ब्लाइंडली तो ये समझ में आता है कि कोई ऐसा जीव बन जाए जो नष्ट ही ना हो, जैसे कई बार बच्चों की पिक्चरों में दिखाते हैं, या कोई ऐसी वीड बन जाए, वीड का मतलब खरपतवार, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, कोई तोड़ ही नहीं हो, तो वो मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन वो हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई नहीं है। जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि बिना रेगुलेशन के कोई भी काम नहीं होना चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए? रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए। उसके लिए भारत में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और ऑनलाइन देखते तो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अक्रेडिटेशन कमेटी। कहने का मतलब ये है, अप्रेजल कमेटी, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बेसिकली GEAC वो बॉडी है जो कि वैलिडिटी चेक करती है, यानी वैधता चेक करती है, और सेफ्टी चेक करती है, और उसके बाद में अप्रूवल देती है अलग अलग क्लेम्स को। नेक्स्ट इज मानव के इस और किए गए प्रयासों की नैतिकता परीक्षण हेतु हमें स्टैंडर्ड मैकेनिज्म यानी नैतिक मानकों का निर्धारण करना ही होगा, सो दैट वो किसी ऑर्गेनिज्म को इतना नुकसान ना पहुंचा दे कि वो ऑर्गेनिज्म ही गायब हो जाए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हार्म एनी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका वर्णन एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से किया हुआ है। वो कहते हैं कि क्षेत्रीय लोग और किसान जिन उत्पादों का लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने उनको डेवलप भी किया है, उनको भी कुछ कंपनियों ने अपने नाम से पेटेंट प्राप्त कर लिया। वो एग्जाम्पल लिखते हैं कि न्यू बासमती नाम से एक बासमती की किस्म को अमेरिका के अंदर पेटेंट कर लिया गया, जो कि भारत में कई 100 सालों से इस्तेमाल हो रही थी और यहीं के लोगों ने उनको डेवलप किया था। फिर वो कहते हैं नीम का जो मेडिसिनल इस्तेमाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि नीम हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है। घरों में कोई भी फोड़ा फुंसी खाज खुजली हो जाए तो कहते हैं नीम के पानी से नहा लो, नीम की पत्तियां चबा लो किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो नीम तो हमने बचपन से सुना है और हम इस्तेमाल करते हैं और करते आएंगे शायद। तो नीम के मेडिसिनल यूसेज को भी उन्होंने पेटेंट करा लिया। हल्दी के मेडिसिनल यूसेज को भी अमेरिका में पेटेंट करवा लिया गया था। भारत सरकार को बहुत सारे राउंड्स ऑफ इटरेशंस करने पड़े, आर्बिट्रेशंस करने पड़े, उसके बाद में एक क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो हमें ये सतर्क रहना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। तो ये अपने आप में एक एथिकल इशू है कि बनाया किसने और पेटेंट कोई और ले रहा है, और पेटेंट लेने का मतलब है आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द सेम सेइंग सम कंपनीज हैव ऑब्टेन्ड पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर डेवलप्ड एंड बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल। एग्जाम्पल बासमती राइस न्यू, देन मेडिसिनल यूसेज ऑफ नीम एंड टर्मरिक। वी नीड टू बी विजिलेंट टू अवॉइड सच थिंग्स इन फ्यूचर। फिर एथिकल इश्यूज कंटिन्यूड हैं। यहाँ क्या है, ये जो यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है ये कंटेंट एनसीईआरटी में नहीं है। ये कहता है कि जेनेटिक मेडिसिन की कंट्रोवर्सी होती है। जेनेरिक मेडिसिन कई कंपनियाँ क्या करती हैं, जैसे पैरासीटामोल है, जेनेरिक मेडिसिन है, इसके अंदर कुछ और सब्सटेंस मिला देंगे और उसका प्रचार करेंगे, उसका कई गुना कीमतें लेंगे। ठीक है। दूसरा, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई रिसर्च करी, ट्रायल्स की और उसके बाद में कोई एक दवा बनाई। वो दवा इतनी हाई इंपॉर्टेंस की है, जैसे अभी हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि 40,000 रुपये के इंजेक्शन आ रहे थे रेमडेसिविर के। ऐसा क्या एंटीवायरल हो गया कि उसके लिए 40,000 रुपये का इंजेक्शन है? तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जब अति महत्व की वस्तु हो, राष्ट्रीय महत्व हो, तो उसके लिए देश की कंपनियों को इजाज़त दी जाए कि आप इसका लोकल प्रोडक्शन कीजिए। तो ये भारत में भी हुआ था, ऐसा भारत में भी हुआ था। रेमडेसिविर इंजेक्शंस को भारत में कंपल्सरी लाइसेंसिंग के थ्रू 2-3 कंपनीज को इजाज़त दे दी गई थी। और ऐसा अक्सर होता है जब भी राष्ट्रीय महत्व कोई प्रश्न होता है, लोगों उस किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है, तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसमें एक बहुत फेमस केस था, वो था कि नेक्जावार, नेटको फार्मा ने नेक्जावार नाम की जर्मन की कंपनी थी बेयर्स कॉरपोरेशन, उसकी एक दवा थी नेक्जावार, उसका इंडिया में कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्राप्त किया था और उसको चैलेंज किया बेयर्स कंपनी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इस क्लेम को वापस नहीं देंगे। दूसरा, ये किससे रिलेटेड थी ये दवाई? ये दवाई थी किडनी के कैंसर के लिए, तो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। बाद में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सिमिलरली नोवार्टिस कंपनी का जो पेटेंट डिस्प्यूट हुआ था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। ये इस कंपनी ने क्या कहा था कि ग्लीवैक नाम की वो बनाती थी प्रोडक्ट,
और उसको हल्का सा मॉडिफिकेशन करके नए पेटेंट के लिए क्लेम कर दिया। पेटेंट जनरली 20 सालों के लिए इश्यू होता है और 20 साल बाद में वो जेनेरिक बन जाता है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कंपनी के विपक्ष में दिया और यहाँ कंपनी के पक्ष में दिया। नेक्स्ट इज, एक बात यह है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जब भी वो पेटेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या एथिकल इश्यूज़ होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो जो लाभांश या बेनिफिट शेयर है और जो कॉम्पनसेशन है उसको एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली जैसे ऑक्सफोर्ड जेनेका की ये जो वैक्सीन आई है, सीरम इंस्टीट्यूट इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऑक्सफोर्ड ने इस पर रिसर्च की प्लस एस्ट्राजेनेका ने की, इसका लाइसेंस लेकर के इसको सीरम बना रहा है। तो इसकी जो रॉयल्टी है वो किसी और देश में जा रही है, जबकि रॉ मटेरियल और सारा का सारा मैन पावर और इवन इस्तेमाल भी हम हमारे ही देश में कर रहे हैं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे वी नीड टू वर्क ऑन एंड इट्स एन एथिकल इशू। नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एनसीईआरटी में अवेलेबल है। ये कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी एमएनसीज होती हैं जो किसी और देश में चली जाती हैं और वहाँ के रिसोर्स का इस्तेमाल करती हैं और एडिक्वेटली कॉम्पनसेशन जो है उस कंट्री को नहीं देती। सिमिलरली लोगों से काम करवाती हैं और लोगों को भी करेक्ट कॉम्पनसेशन नहीं देती हैं। तो इन इश्यूज़ को डील करना या इन इश्यूज़ को बायोपायरेसी कहा जाता है। इसके अंदर क्या चीज़ और होगी, इसके अंदर ये कहा जाता है कि मान लीजिए जिस प्रकार से हमने नीम और हल्दी के इस्तेमालों के लिए कहा था कि हम ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने पेटेंट करवा लिया, तो इनको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दूसरा, इसका एक्सप्लॉइटेशन यानी इसको हम देखें, इसका हम इस्तेमाल करें, तो हम देख सकते हैं कि हम कम समय में यानी लेस टाइम में और अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करके यदि देश स्वयं चाहे तो अच्छी मेडिसिन बना सकता है। तो ये भी एक आस्पेक्ट उधर कवर किया गया है। ये इस आखिरी स्लाइड है जिसमें बात कर रहे हैं कि भारत ने इस और कौन कौन से कदम उठाए हैं। ये एनसीईआरटी से थोड़ा एडिशनल है। भारत ने इस मामले में ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया था 2005 का। ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ का एक पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। फिर भारत में एक विशेष कानून भी है जो कहता है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स एंड फार्मर्स वैरायटी एक्ट। ये इस बात से रिलेटेड है कि जैसे कुछ प्लांट किसान ऐसे हैं जो कि नई फसलों का आविष्कार करते रहते हैं और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। जब तक वो उसको पेटेंट करवा पाएँ या जब तक उसको कमर्शियली वायबल बना पाएँ, उससे पहले कोई और ही उनकी इस बात को पेटेंट करवा लेते हैं। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फार्मर ने कोई वैरायटी बनाई, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने ये एक विशेष कानून पारित कर रखा है, जस्ट टू सेफ गार्ड देयर फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स। नेक्स्ट इज, हम ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स को भी फुल प्रोटेक्शन देते हैं और इसके लिए भारत में पेटेंट्स एक्ट 1970 भी पारित है और इसका सेकंड वर्जन यानी अमेंडमेंट भी कर दिया गया है रिसेंटली। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आपका बेल आइकन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, नमस्ते।